जो क्वेश्चन नंबर 25 तक अपन सोल्व कर चुके थे। इसमें से क्वेश्चन नंबर जो 25 था उसके अंदर अपने आप में एक डेरिवेशन थी, वो आपने देखी थी कि एक तरह से ये मान सकते हैं अपन ने उसके अंदर घूर्णी टक्कर को पढ़ा था। घूर्णी टक्कर यानी कि टक्कर के बाद उभयनिष्ठ वेग, यानी कि दोनों वस्तुएं एक साथ जुड़ गई, दो चक्रिकाएं दे रखी थी, दोनों चक्रिकाएं एक साथ जुड़ी तो उसका एक कॉमन जो अपन ने एंगुलर वेलोसिटी थी वो अपन ने कैलकुलेट उसकी कर ली थी। ओमेगा इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन में I1 प्लस I2 आया था। फिर इसके बाद ये देखा कि उन दोनों चक्रिकाओं की जुड़ने से पहले, संपर्क में आने से पहले कुल जो गतिज ऊर्जा थी वो संपर्क के बाद की गतिज ऊर्जा से क्या है, ज़्यादा है। इसको अपन ने कैसे प्रूफ किया, इसको ऐसे प्रूफ किया कि संपर्क से पहले की कुल गतिज ऊर्जा ली और संपर्क के बाद की कुल गतिज ऊर्जा ज्ञात करी, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो वो जो डिफरेंस आया अंतर, वो एक धनात्मक राशि आई, पॉजिटिव आई, जो कि इस बात को दर्शाती है कि संपर्क में आने पर इनकी गतिज ऊर्जा में क्या हुई है, हानि हुई है। फिर अपन ने इसकी व्याख्या करी कि ये गतिज ऊर्जा में हानि क्यों हुई, तो यहाँ अपन ने इसका कारण लिखा था घर्षण के कारण, कि संपर्क में आने पर घर्षण जो उनमें था उस घर्षण के कारण ऊर्जा की क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। याद कीजिए गतिज ऊर्जा में अपन ने हानि का जो फॉर्मूला लिखा था डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ I1 I2 अपॉन में I1 प्लस I2, फिर ब्रैकेट में लिया था ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, जो कि ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहां एक अच्छी डेरिवेशन अपने कंप्लीट कर ली थी क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें भी डेरिवेशन है। इसमें दे रखा है कि दो पार्ट हैं ए और बी। ए पार्ट में कह रहे हैं कि लंबवत अक्षों की प्रमेय की उत्पत्ति कीजिए, यानी उसका प्रूफ, उसको प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है। बी पार्ट में कह रहे हैं समांतर अक्षों की जो प्रमेय है उसको प्रमाणित कीजिए, उसको सिद्ध कीजिए, उसको दर्शाइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26, अब अपन आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। इसमें नंबर ए और बी को अपन साथ साथ ही हल करते जाएंगे। पहले ए को सोल्व करेंगे फिर बी को सोल्व करेंगे। नंबर ए, लंबवत अक्षों की प्रमेय की उत्पत्ति करें। लंबवत अक्षों की प्रमेय की उत्पत्ति करें। इसको अपन को क्या करना है, प्रमाणित करना है नंबर ए के अंदर। तो देखिए अब अपन इसे सोल्व करते हैं। ध्यान रहे जब मैंने ये प्रमेय बताई थी उस समय कहा था कि अपन क्वेश्चन नंबर 26 में इसे अपन प्रूफ करेंगे, इसलिए अपन ने वहां उसको थ्योरी के रूप में प्रूफ नहीं किया ताकि एक ही मैटर दो बार रिपीट नहीं हो, इसलिए। तो देखिए यहां अब अपन इसको प्रूफ कर रहे हैं, तो अपन हल कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपन इसको प्रमेय लिखें। देखो लंबवत अक्षों की प्रमेय, पहले इस प्रमेय का कथन लिखें। ये प्रमेय का कथन है क्या, देखो ये मैं आपको बता चुका था। किसी समतल पटलित वस्तु के तल में स्थित तो परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण के मानों का योग एक अन्य अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण के मान के बराबर होता है, जो कि दोनों अक्षों के कटान बिंदु से होकर गुजरे और तल के क्या हो, लंबवत हो। तो देखो किसी समतल, पहले प्रमेय तो लिख लें। किसी समतल पटलित वस्तु के तल में स्थित, किसी समतल पटलित वस्तु के तल में स्थित, किसी समतल पटलित वस्तु के तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों के मानों का योग, किसी समतल पटलित वस्तु के तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों के मानों का योग एक अन्य अक्ष के सापेक्ष, जड़त्व आघूर्ण
एक अन्य अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के मान के बराबर होता है। किसी समतल पटलित वस्तु के तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों के मानों का योग एक अन्य अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के मान के बराबर होता है, जो कि दोनों अक्षों के कटान बिंदु से होकर गुजरे तथा तल के लंबवत हो। यह प्रमेय का कथन है, स्टेटमेंट है। किसी समतल पटलित वस्तु के तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों के मानों का योग एक अन्य अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के मान के बराबर होता है, जो कि दोनों अक्षों के कटान बिंदु से होकर गुजरे तथा तल के क्या हो, लंबवत हो। अर्थात भाई तल में दो अक्ष हैं x और y, तो x अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ix हो गया, y अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या हो गया, iy। इन दोनों का योग एक अन्य अक्ष जो कि z है उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या है, iz है, उसके बराबर है। ये प्रमेय है। अब इस प्रमेय को अपन प्रूफ करेंगे, इसकी उत्पत्ति लिखनी है, ये क्वेश्चन है। देखो भाई, प्रूफ यानी कि उत्पत्ति प्रमेय किस तरह से अपन को इसको प्रूफ करना है कि ix प्लस iy इज इक्वल टू iz होता है, ये अपन को इसके अंदर प्रूफ करना है। तो देखिएगा, ये मैंने कोई समतल पटलित कोई वस्तु है, ये इसका तल है x y, ये मूल बिंदु है, ये इसके लंबवत एक अन्य z अक्षीय हो गई, ये इसका मूल बिंदु x हो गया, o हो गया। अब देखिएगा, यहां अपन क्या देख रहे हैं कि कोई बिंदु P है जहां पर कि कोई कण है, ये लो, ये बिंदु P है जहां पर कि स्मॉल m द्रव्यमान कण है और ये r है। अगर इस पिंड के अंदर इसके निर्देशांक हैं x y, यहाँ से आप देखेंगे तो देखो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये तो हो जाएगी इसके लिए x, और ये हो गई इसके लिए y। अब आप गौर कीजिएगा, x अक्ष के अनुदिश अगर मैं संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण देखूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, भाई स्मॉल m द्रव्यमान का कण है, किसी बिंदु P के ऊपर है, तो इसका एक कण का जड़त्व आघूर्ण तो क्या हो जाएगा, एम वाई स्क्वायर, एक्स अक्ष के सापेक्ष, क्योंकि x के लंबवत दूरी क्या है, y, तो एम एक्स स्क्वायर एम वाई स्क्वायर हो जाएगा। संपूर्ण पिंड के लिए क्या होगा, समेशन कर लो, तो देखो x अक्ष के सापेक्ष संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण मैंने मान लिया क्या है, Ix। जड़त्व आघूर्ण ये है Ix, x अक्ष के सापेक्ष संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण Ix, तो ये हो जाएगा भाई समेशन या सिग्मा कह दें एम वाई का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 आ गई। संपूर्ण पिंड के लिए अपन ने सिग्मा का निशान लगा लिया, और अगर केवल कण की बात करते हैं तो ये होता है एम वाई स्क्वायर। फिर देखिएगा y अक्ष के सापेक्ष संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण, अगर y अक्ष के सापेक्ष देखें तो आई वाई इज इक्वल टू सिग्मा एम एक्स का स्क्वायर। फिर देखेगा z अक्ष के सापेक्ष कह दें या उसके परितः कह दें,
जेड अक्ष के सापेक्ष संपूर्ण पिंड का जड़त्व कोण आई जेड इज इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर। अब देखिए 3 समीकरण आपके पास हैं। अब आपको जो संबंध निकालना है वो संबंध निकालना है आई एक्स, आई वाई और आई जेड के मध्य। इन तीनों में संबंध निकालना है। तो देखो यहाँ सिग्मा एम सिग्मा एम सिग्मा एम ये तो कॉमन है, लेकिन अगर डिफरेंस है तो वाई एक्स और आर में। यानी अगर आपको एक्स वाई और आर के मध्य संबंध पता चल जाए, इनमें अगर रिलेशन अपन निकाल लें तो ये आई एक्स, आई वाई और आई जेड के मध्य भी क्या हो जाएगा, संबंध आ जाएगा। तो आप देखिएगा ये ट्राइंगल है और ये समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि एक्स और वाई परस्पर क्या है, लंबवत है। इस तरह की स्थिति में अपन ले रहे हैं। तो देखिएगा यहां इनमें अपन इस संबंध को देखते हैं, समकोण त्रिभुज ओ, इसको मैंने P नाम दिया है, ओ पी क्यू नाम दे दो। ये लो समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू से इस त्रिभुज के अंदर अपन लगा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन बनेगी मेरे पास, y का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या आ गई, 4। यहां लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से। अगर अपन यहां अगर इसको पाइथागोरस प्रमेय से अगर अपन देखते हैं तो देखिएगा यह इस r की वैल्यू समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 4 से आर स्क्वायर का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर समीकरण 3 में इस मान को अपन रखते हैं तो देखिएगा आई जेड इज इक्वल टू सिग्मा एम, आर स्क्वायर का मीन्स क्या है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या आई जेड इज इक्वल टू सिग्मा एम वाई का स्क्वायर प्लस सिग्मा एम एक्स स्क्वायर। यही तो इक्वेशन बन रही है मेरे पास। अब जरा गौर करने वाली बात देखिएगा, इक्वेशन नंबर ये आ गई है 5। सिग्मा एम वाई स्क्वायर, सिग्मा एम वाई स्क्वायर क्या है, आई एक्स, और ये क्या है सिग्मा एम एम एक्स स्क्वायर, ये है आई वाई। तो ये लो समीकरण सिद्ध होगी। अब अपन यहाँ माई वैल्यूज क्या रख देंगे कि समीकरण 1, 2 व 5 से, समीकरण 1, समीकरण 2 वे समीकरण 5 से। अगर इन समीकरण से अपन देखें तो देखिए मैं बचा हुआ स्टेप में इसका इधर लिख रहा हूं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू सिग्मा एम वाई स्क्वायर। सिग्मा एम वाई स्क्वायर का मीन्स है आई एक्स प्लस सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, यह है आई वाई के इक्वल। ये लो इक्वेशन नंबर 6। ये जो इक्वेशन नंबर 6 है यही एक्चुअल में अपने लिए क्या है, लंब अक्षों की प्रमेय है। ये लो ये प्रूफ हो गई, इति सिद्धम। यहां लिख सकते हैं यही समकोणिक अक्षों या लंब अक्षों भी कह सकते हैं, समकोणिक अक्षों की प्रमेय है। ये लो यहां अपन ने ए पार्ट इसका कंप्लीट सोल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 26 का। एक बार आप इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एज इट ऐसे कैसे। अब अपन इसके नंबर बी पार्ट के अंदर अपन सोल्व करेंगे, समांतर अक्षों की जो प्रमेय है उसे अपन प्रूफ करेंगे नंबर बी पार्ट के अंदर।
नंबर बी पार्ट में अपन इसमें प्रूफ करेंगे समांतर अक्षों की प्रमेय को। तो देखो यहाँ पर आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये अपने पास प्रूफ हो गया। यानी किसी समतल पटलित वस्तु के तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़ता गुण के मानों का योग एक अन्य अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण के मान के तुल्य होता है, जो कि दोनों अक्षों के कटान बिंदु से होकर गुजरे और तल के क्या हो, लंबवत हो। तो देखिए आप, किसी समतल पटलित वस्तु के तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों x और y, दो परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़ता गुण के मानों का योग यानी आई एक्स और आई वाई का योग एक अन्य अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण के मान के क्या होता है, बराबर होता है, जो कि दोनों अक्षों के कटान बिंदु से होकर गुजरे और तल के क्या हो, लंबवत हो। तो यहां अपन ने ये प्रमेय सिद्ध कर लिए। अब अपन बात करेंगे नंबर बी में समांतर अक्षों की प्रमेय की उत्पत्ति करें। 26 का ए पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 26 का नंबर बी पार्ट, ये पार्ट कह रहा है समांतर अक्षों की प्रमेय की उत्पत्ति करें। समांतर अक्षों की प्रमेय की उत्पत्ति करें। देखो अपन इसको बड़े ही सरल तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। ए पार्ट अपन सोल्व कर चुके हैं, तो सबसे पहले अपन उस प्रमेय को लिखें जो है क्या। वैसे तो अपन इसे समझ चुके हैं, इसको अप्लाई भी कर चुके हैं, और भी क्वेश्चन, अन्य जो क्वेश्चन है वो भी अपन सोल्व कर चुके हैं, लेकिन यहां इस प्रमेय को ये प्रूफ करा रहे हैं, सिद्ध करा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन यहां लिखें समांतर अक्षों की प्रमेय। पहले अपन इस प्रमेय को लिख रहे हैं कि ये प्रमेय है क्या। पहले इस प्रमेय का कथन लिखें। देखो, किसी दी गई, देखो मैं इसे एक बार फिर से बोल के आपको बता दूं, किसी दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण का मान उसके समानांतर वे द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण एवं संपूर्ण पिंड के द्रव्यमान वे दोनों अक्षों के मध्य की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के तुल्य होता है। क्या बोला मैंने, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। समांतर अक्षों के प्रमेय के अनुसार क्या है, किसी दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण का मान उसके समानांतर वे द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण एवं संपूर्ण पिंड के द्रव्यमान वे दोनों अक्षों के मध्य की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के तुल्य होता है। अब इस कथन को अपन एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर देखें तो देखो क्या लिखा, क्या बोला मैंने, किसी दी गई अक्ष के सापेक्ष, सापेक्ष कह दें, परितः कह दें या उसके प्रति कह दें, किसी दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण का मान, किसी दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण का मान उसके समांतर वे द्रव्यमान केंद्र से, उसके समांतर वे द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण
देखिए, किसी दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण का मान उसके समांतर व द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण एवं संपूर्ण पिंड के द्रव्यमान वे दोनों अक्षों से होकर गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण एवं संपूर्ण पिंड के द्रव्यमान वे दोनों अक्षों के मध्य की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल। तो क्या लिखा मैंने, किसी दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण का मान उसके समांतर व द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण एवं संपूर्ण पिंड के द्रव्यमान व दोनों अक्षों के मध्य की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के तुल्य होता है। अर्थात ये प्रमेय ऐसे थी, अर्थात I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी का स्क्वायर, ये अपन को प्रूफ करना है। I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी का स्क्वायर, किसी दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण का मान उसके समांतर व द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण एवं संपूर्ण पिंड के द्रव्यमान वे दोनों अक्षों के मध्य की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के क्या होता है, तुल्य होता है। अर्थात ये अपन ने लिख लिया I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी का स्क्वायर। अब अपन इसे प्रूफ करते हैं। उत्पत्ति यानी कि इसका प्रूफ, देखो समांतर अक्षों के प्रमेय को अपन प्रूफ कर रहे हैं। ये मैंने कोई पिंड ले लिया, एक अक्ष ये रही जिसके सापेक्ष मुझे जड़ता गुण का मान ज्ञात करना है, A1 A2। A1 A2 कोई अक्ष है जिसके सापेक्ष मुझे क्या करना है, जड़ता गुण का मान ज्ञात करना है। एक अन्य कोई दूसरी अक्ष है B1 B2। ये अक्ष द्रव्यमान केंद्र C से होकर गुजर रही है, इनके मध्य की लंबवत दूरी, देखो यहां इसका ये द्रव्यमान केंद्र मैंने क्या ले लिया है, C है, जहां से ये गुजर रही है। इनके मध्य की जो लंबवत दूरी है वो है स्मॉल d। ये प्रमेय, अब देखो अब इस प्रमेय को समझे जो मैंने लिखा है, किसी दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण का मान उसके समानांतर व द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण, यानी कि जिसका मान क्या है IC, वे संपूर्ण पिंड के द्रव्यमान, मैंने मान लिया संपूर्ण का द्रव्यमान क्या है कैपिटल M, वे दोनों अक्षों के मध्य की लंबवत दूरी के वर्ग के, दोनों अक्षों के मध्य की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये अपने पास समांतर अक्षों की प्रमेय। अब इसे अपन प्रूफ कर रहे हैं। देखो पिंड के अंदर मैंने क्या कर लिया कि एक कोई कण है यहां पर है और उस कण का द्रव्यमान स्मॉल m है और यहां से द्रव्यमान केंद्र से उसकी दूरी क्या है, ये x है। ये आपको बस इतना सा कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है इसमें। ये द्रव्यमान केंद्र C है, C से होकर गुजरने वाले अक्ष कौन सी है, B1 B2 है। द्रव्यमान केंद्र C से होकर गुजरने वाले अक्ष क्या है, B1 B2 है। यहाँ कोई स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण है जो कि द्रव्यमान केंद्र से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। अब देखो, अब अपन इसकी उत्पत्ति कर रहे हैं, इसको प्रूफ कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहले मैं क्या लिख दूं, इसके अंदर B1 B2 अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण का मान देख लूं। B1 B2 अक्ष के सापेक्ष यानी द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जड़ता गुण आ जाएगा। तो देखो इसे मैं यहां लिख देता हूं, B1 B2 अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। अगर B1 B2 अक्ष के सापेक्ष अगर मैं जड़त्व आघूर्ण की बात करता हूं
तो इसके सापेक्ष जड़त्वागुण, देखो इसके सापेक्ष जड़त्वागुण को अपन ले रहे हैं IC से और इसके सापेक्ष जड़त्वागुण को लेंगे अपन किससे, I से। ये अज्ञात है, ये अपने लिए ज्ञात है। तो देखो B1 B2 अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण किसका लें अपन, संपूर्ण पिंड का, के सापेक्ष संपूर्ण पिंड का ही लिख देते हैं इसे, क्योंकि एक कण का जड़त्वागुण तो क्या होगा, m के रूप में स्मॉल m, अपन पूरे पिंड का लेंगे तो क्या लगा देंगे, सिग्मा लगा देंगे। तो देखो B1 B2 अक्ष के सापेक्ष उसके सापेक्ष संपूर्ण पिंड का जड़त्वागुण, मैंने मान लिया वो जड़त्वागुण क्या है, IC है। अगर IC है तो देखो भाई ये क्या होगा, सिग्मा m x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x डिस्टेंस है इसकी, तो यहाँ x का क्या लिखें अपन, स्क्वायर लिखेंगे। ये हो गई है इक्वेशन नंबर मेरे पास 1 आ गई। अब मुझे ज्ञात करना है किसके सापेक्ष, A1 A2 अक्ष के सापेक्ष। अब देखो A1 A2, ध्यान रहे मैं द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष इसे भी मान सकता हूं। ये मान लो द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है, इस अक्ष के प्रति निकालना जड़त्वागुण, तो भी प्रमेय यही लगेगी और इसी प्रकार से अप्लाई होगी। अब देखो A1 A2 अक्ष के सापेक्ष संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण मैंने मान लिया वो क्या है, I है। तो अब आप देखें यहां इसकी डिस्टेंस क्या है, D प्लस एक्स हो गई है, यही कह सकते हैं x प्लस डी हो गई, यहां से काउंट करो तो x प्लस डी। तो देखो सिग्मा m x प्लस डी, इसका क्या करेंगे आप, डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा, यानी कि ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इससे आगे की स्टेप्स को भी मैं इधर ले रहा हूं, यहां x प्लस डी यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्मूले से अपन इसे खोल लेंगे, तो x प्लस डी का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xd प्लस d का स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से अगर अपन इसे खोलते हैं तो देखिएगा इक्वेशन यो बन जाएगी। इससे आगे की इक्वेशन को भी मैं इधर यूज कर रहा हूं, I इज इक्वल टू सिग्मा m, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है, प्रथम पद का वर्ग प्लस द्वितीय पद का वर्ग प्लस प्रथम पद इंटू द्वितीय पद। अब देखिए इसी इक्वेशन में फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं, सिग्मा m एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा m डी स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा m। भाई यहां पर अब देखो भैया यहां जो स्टेप आ रही है इसके अंदर मैं इसे किस तरह से और लिख सकता हूं, सिग्मा 2d को बाहर कर लूं मैं इसको, 2d सिग्मा m x, ये लो वापिस से देखें, सिग्मा m एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा m डी का स्क्वायर प्लस 2d सिग्मा m x। अब यहाँ फिर आपके पास गौर करने वाली बात क्या है, इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। बड़े ही सरल तरीके से अपन इस डेरिवेशन को कर रहे हैं। अब यहाँ तक की स्टेप अपने पास आ गई है, अब आप गौर कीजिएगा यहाँ कौन क्या क्या है। देखो चूंकि सिग्मा m एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, ये तो है IC, यानी द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण हो गया। द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष
के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष क्या आ गया, जड़त्व आघूर्ण आ गया। फिर अपन देखें सिग्मा एम एक्स, सिग्मा एम एक्स से। अब देखो भाई सिग्मा एम एक्स से पहले अपन एक स्टेप में चलें अपन। देखो भाई फिर इसके बाद आ रहा है मेरे पास सिग्मा एम डी स्क्वायर। सिग्मा एम यानी संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान यानी कि कैपिटल एम, और यहां डी का स्क्वायर, ये बन गया है मेरे पास, इसे मैं कह सकता हूं संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान। भाई कैपिटल एम तो क्या है, संपूर्ण का द्रव्यमान है, इनटू स्मॉल डी क्या है, दोनों अक्षों के मध्य की लंबवत दूरी, फिर उसका क्या हो रहा है, वर्ग। दोनों अक्षों के मध्य की लंबवत दूरी, और इसका क्या है, वर्ग है। सिग्मा एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई सी, द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आ गया। सिग्मा एम डी स्क्वायर, जिसे अपन ने कैपिटल एम, देखो स्मॉल एम है, स्मॉल एम सारे कण का द्रव्यमान है, कैपिटल एम पूरे पिंड का हो गया क्योंकि सिग्मा है, डी का स्क्वायर संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान इनटू दोनों अक्षों के मध्य की लंबवत दूरी, फिर उसके ऊपर क्या कर रखा है मैंने, वर्ग। दोनों अक्षों के मध्य की लंबवत दूरी का वर्ग, यूं कर देता हूं मैं, ये लो पूरी लैंग्वेज ही लिखती है मैं, मध्य की लंबवत दूरी का वर्ग। फिर इसके बाद स्टेप आ रही है मेरे पास सिग्मा एम एक्स से। अब सिग्मा एम एक्स क्या है, द्रव्यमान आघूर्ण है, और द्रव्यमान आघूर्ण का योग आ रहा है सिग्मा का मतलब, और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष अपन जानते हैं द्रव्यमान आघूर्णों का योग क्या होता है, शून्य। इसी चैप्टर के शुरू में अपन ने इस चीज को पढ़ा था, यानी कि ये क्या है, शून्य है। तो अपन इसके लिए क्या कह सकते हैं, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, यूं कहते हैं आप, चूंकि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, चूंकि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान के आघूर्णों का सदिश योग, चूंकि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान के आघूर्णों चूंकि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान के आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है, इसलिए सिग्मा एम एक्स इजिकल टू क्या हो गया, जीरो। सिग्मा एम एक्स इजिकल टू जीरो, चूंकि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान के आघूर्णों का सदिश योग क्या होता है, शून्य होता है। तो देखो इसलिए अब I इजिकल टू सिग्मा एम एक्स स्क्वायर क्या है, आई सी है, प्लस सिग्मा एम डी का स्क्वायर, ये रहा कैपिटल एम डी का स्क्वायर कहेंगे, प्लस 2 स्मॉल डी। सिग्मा एम एक्स की वैल्यू क्या थी, 0, यानी कि इक्वेशन क्या हो गई, I इजिकल टू आई सी प्लस एम डी का स्क्वायर। ये लो समांतर अक्षों की प्रमेय सिद्ध हो गई। तो अपन क्या कहते हैं, यही समांतर अक्षों की प्रमेय है, इति सिद्धम। हैंस प्रूव या इति सिद्धम, यही अपन को प्रूफ कराना था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप क्या कर लें, नोट कर लें। अपन ने बड़े ही सिंपल तरीके से इसे सोल्व किया है, डेरिवेशन को बड़े सिंपल तरीके से अपन ने डेरिवेशन कर ली है, इजी मेथड से अपनी डेरिवेशन हो गई है। अपन ने एक एक पॉइंट को यहाँ इसके साथ साथ क्लियर किया है। और भी कई तरीके हैं इस प्रमेय को हल करने के, लेकिन अपन ने सिंपलेस्ट जो मेथड है वो अपन ने इसके लिए यूज़ किया है, वो आपने देख लिया। अब प्रमेय भी आपके सामने क्लियर हो गई कि किसी दी गई अक्ष के सापेक्ष, देखो मैं अक्ष इससे भी ले सकता हूँ, पहले इससे भी ले सकता हूँ, कोई सी भी ले लो आप, बस आपकी क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। किसी दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान,
उसके समानांतर वे द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण एवं संपूर्ण पिंड के द्रव्यमान वे दोनों अक्षों के मध्य की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के क्या होता है, तुल्य होता है। यहां अपने पास ये समांतर अक्षों की प्रमेय भी अपने सिद्ध कर ली है। यानी क्वेश्चन नंबर 26 के ए और बी दोनों पार्ट अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। ध्यान रहे क्वेश्चन नंबर 27 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। वहां पर ये सिद्ध करा रहे हैं कि नत्तल पर पिंड की जो लौटनी गति हो रही है उसके लिए वेग v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपोन में 1 प्लस के स्क्वायर अपोन में r स्क्वायर होता है। ये प्रूफ करना है। और ये अपन एक बार नत्तल पर लौटनी गति एग्जाम्पल नंबर अपन ने 7.16 जो पढ़ा था वहां उस फॉर्मूले को निकाला था। लेकिन यहां ये कह रहे हैं कि बल आघूर्ण के सिद्धांतों के आधार पर इसे निकालें, लगने वाले बलों को दर्शाते हुए इसे निकालें। तो अपन जिस मेथड से ये पूछना चाह रहे हैं उसी मेथड से अब अपन इसे यहां सोल्व करेंगे उस क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 27 को। तो देखिए देखिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्या ये कह रहे हैं, क्वेश्चन को सुने। इसमें कह रहे हैं कि सूत्र, एक फॉर्मूला दिया हुआ है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपोन में 1 प्लस के स्क्वायर अपोन में r स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है जिसको कि अपन बोलते हैं v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh अपोन में 1 प्लस के स्क्वायर अपोन में r स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। को गतिकीय दृष्टि गति की दृष्टि का मतलब है अर्थात बल और बल आघूर्णों के विचार, अर्थात बल वे बल आघूर्णों के विचार। सूत्र v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपोन में 1 प्लस के स्क्वायर अपोन में r स्क्वायर को गति की दृष्टि अर्थात बल व बल आघूर्णों के विचार से व्युत्पन्न कीजिए। से व्युत्पन्न कीजिए, यानी इस फॉर्मूले को अपन क्या करना है, डिराइव करना है, व्युत्पन्न करना है। अब देखो यहां कौन क्या क्या है वो देखो। जहां स्मॉल v लौटनी गति करते पिंड, जहां स्मॉल v लौटनी गति करते पिंड। अब लौटनी गति करते पिंड कौन से, वलय, चकती, बेलन, गोला करते पिंड जैसे वलय, चकती, बेलन, गोला इत्यादि। जहां स्मॉल v लौटनी गति करते पिंड, वलय, चकती,
बेलन, गोला इत्यादि का आनत तल की तली पर वेग है, का आनत तल की तली पर, का आनत तल की तली पर क्या है, वेग है। और देखो h यहां पर क्या है, ऊंचाई है, तो आनत तल पर h, इसी में आगे आनत तल पर h वह ऊंचाई है, आनत तल पर h वह ऊंचाई है जहां से पिंड गति प्रारंभ शुरू करता है, जहां से पिंड गति प्रारंभ करता है। आनत तल पर h वह ऊंचाई है जहां से पिंड गति आरंभ, जहां से पिंड गति आरंभ करता है, जहां से पिंड गति आरंभ करता है। के यहां पर क्या है, घूर्णन त्रिज्या है, के सममित अक्ष के परितः है, जो भी अक्ष है के सममित अक्ष के परितः है पिंड की घूर्णन त्रिज्या है, परितः है पिंड की घूर्णन त्रिज्या है। अब देखो यहां अपन ने h के बारे में लिख लिया, v के बारे में लिख लिया, k के बारे में लिख लिया, एक क्या बच गया, कैपिटल R है। तो k तो सममित अक्ष के परितः पिंड की क्या है, घूर्णन त्रिज्या है, और कैपिटल R क्या है, पिंड की त्रिज्या है, और कैपिटल R पिंड की त्रिज्या है। ये लो, ये अपन को प्रूफ करना है। और स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्व के कारण क्या है, त्वरण है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक डेरिवेशन है। ये मान के चलो कि अपन इस फॉर्मूले को व्युत्पन्न कर रहे हैं, यानी इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, लेकिन किसके आधार पर, गति की दृष्टि से। गति की दृष्टि से तात्पर्य अपना क्या है, देखो गति की दृष्टि अर्थात बल व बल आघूर्णों के विचार से इसको व्युत्पन्न करना है। नहीं तो एक सिंपल सा मेथड तो यही है कि आप इसे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से भी व्युत्पन्न कर सकते हैं कि पिंड ऊपर से आ रहा है तो इसकी ऊर्जा क्या है, mgh है। इसको इक्वल कर दो लौटने कुल गति ऊर्जा के, जो कि हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर होती है। तो यहाँ से सीधा सा आंसर आ जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। परंतु ये क्या कह रहे हैं, गति की दृष्टि अर्थात बल और बल आघूर्णों के विचार से अपन को इसे क्या करना है, व्युत्पन्न करना है। तो देखिएगा, इसे अपन सोल्व करते हैं। अपन सबसे पहले पिंड पर लगने वाले बलों की चर्चा कर लें। ये लो, ये मेरे पास कोई मैंने नत्तल बना लिया है। अब देखो भाई, इस नत्तल के लिए यहां पर जैसे इस नत्तल की जो ऊंचाई है वो तो है h, और इस नत्तल का झुकाव कोण यानी कि नति कोण है ये थीटा है। यहां पर ये कोई एक पिंड विद्यमान है। अब जरा इस पिंड पर लगने वाले बलों को देखो, क्योंकि इसने क्या कहा है, बल व बलाघूर्णों के विचार से इसको व्युत्पन्न करना है। तो सबसे पहले तो इसका जो भार है, पिंड का स्वयं का जो भार है वो है mg, जो कहाँ लगेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा। फिर अपन ले लें इसकी संपर्क सतह के साथ ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ध्यान रहे, अभिलंब प्रतिक्रिया बल को मैंने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल N से, कैपिटल R से भी ले सकते हैं आप, कोई आपत्ति नहीं है, या तो R से या फिर N से।
अभिलंब प्रतिक्रिया बल n, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल भी अपने पास क्या होगा भाई, थीटा ही होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो इस mg का ये जो कंपोनेंट्स है ये हो जाएगा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट्स हो जाएगा ये mg sin थीटा। अब यहाँ आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ अपन क्या देख रहे हैं कि अगर पिंड लौटनी गति करते हुए नीचे आ रहा है तो इस नत्तल का अपना जो घर्षण बल भी तो होगा भाई, जो गति के क्या लगेगा, विरुद्ध। तो इस डायरेक्शन में मैंने क्या ले लिया कि ये घर्षण बल F यो है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स है। बस ये अपन ने 3 बल इसमें शो कर दिए हैं, एक तो इसका खुद का भार, दूसरा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, और एक तीसरा है घर्षण बल। तो देखिए मैं इसके बारे में लिख देता हूं। माना कि स्मॉल m द्रव्यमान व कैपिटल R त्रिज्या का दृढ़ पिंड, माना स्मॉल m द्रव्यमान वे कैपिटल R त्रिज्या का दृढ़ पिंड, कोई भी आकृति हो सकते हैं, त्रिज्या का दृढ़ पिंड, जिसको कि मैं क्या कह दूं भाई, वलय, चकती, बेलन या गोला। माना कि स्मॉल m द्रव्यमान में कैपिटल R त्रिज्या का दृढ़ पिंड, स्मॉल h ऊंचाई, स्मॉल h ऊंचाई वे थीटा झुकाव के नततल, नततल कह दो या नततल कह दो, के नततल पर लौटनी गति करता है, तो उस पर कार्यरत बल चित्रानुसार निम्न होंगे। देखो भाई, चित्र के अनुसार कौन कौन से उसके ऊपर जो बल है वो होंगे। नंबर फर्स्ट, पहले बल की अपन बात करें तो वह है भार, उस पिंड का भार mg, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ये बल लगेगा। फिर अपन बात करें नंबर सेकंड लग रहा है आनतल की प्रतिक्रिया n, या नतल की कह सकते हैं, आनतल की प्रतिक्रिया कैपिटल N, और ये कैपिटल N लंबवत ऊपर की ओर है, इसकी डायरेक्शन है लंबवत ऊपर की ओर। नंबर थर्ड, अब आप देखें तीसरा बल क्या लग रहा है, घर्षण बल, स्पर्श रेखीय घर्षण बल कह सकते हैं अपन इसे। नंबर थर्ड है स्पर्श रेखीय घर्षण बल। स्पर्श रेखीय घर्षण बल यानी कि ये F के द्वारा, इस वाले F के द्वारा मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो स्पर्श रेखीय घर्षण बल है ये आनत तल के समानांतर है, आनत तल के समांतर। आनत तल के समांतर कहां लग रहा है, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर ये तीन बल इसके ऊपर क्या हो रहे हैं, लग रहे हैं। अगर ये तीन बल अपन ने ले लिए हैं तो देखिएगा, इसलिए इन बलों के संतुलन से अगर अपन देखें तो इसकी गति तो कहां हो रही है भाई, नीचे की ओर हो रही है। में घूर्णन गति है, इस डायरेक्शन में ये आ रहा है, स्थानांतरण गति भी कर रहा है और घूर्णन गति भी कर रहा है। तो अपन क्या देखते हैं, mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू, इनके डिफरेंस से कौन सा बल अपन को प्राप्त होगा, गति वाला बल यानी कि ma। यानी कि अगर मैं कह दूं कि अगर उसका त्वरण
इसलिए चलो यूँ कर देते हैं, यदि पिंड का रेखीय त्वरण स्मॉल ए हो, तो यदि पिंड का रेखीय त्वरण क्या हो, स्मॉल ए हो, तो देखिएगा mg साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ma। ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी और इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। इसका अपन आगे उपयोग करेंगे। एक तो ये है, एक इक्वेशन आप देखें n इज इक्वल टू क्या आ रहा है, mg cos थीटा। सेकेंड इक्वेशन ये आ गई n इज इक्वल टू mg cos थीटा। अभी तो खैर कहीं यूज नहीं आएगी, लेकिन एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपकी बुक में अनसोल्ड में, वो भी एक इसी टाइप से क्वेश्चन सोल्व होगा, उसमें भी एक डेरिवेशन होगी, आगे आएगा वो क्वेश्चन। देखिएगा n इज इक्वल टू mg cos थीटा, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से जान लें ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अब देखो भाई, यदि बल आघूर्ण टो हो, तो भाई इससे आगे की स्टेप्स को मैं यहाँ ले रहा हूँ क्योंकि बल आघूर्ण की बातें कर रहे हैं। यदि बल आघूर्ण टो हो, तो यहां लिख रहा हूं भाई इससे आगे की, तो आप अच्छे से जानते हो बल आघूर्ण होता क्या है, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी इनटू बल। तो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, उसकी त्रिज्या के बराबर, और बल क्या है, घर्षण बल ले लिया मैंने F, RF हो गया। और बल आघूर्ण का एक फॉर्मूला ये भी होता ही है I अल्फा। I यहां पर क्या है, जड़त्व आघूर्ण। और देखिएगा फिर से अल्फा का मतलब क्या है, A अपॉन में R भी होता है। तो ये हो गई है इक्वेशन नंबर 3। अब देखो समीकरण 3 से ही देखते हैं अपन। अगर मैं समीकरण 3 से अगर Fs का मान मैं देखूं, तो देखो भाई मैं इसे एक तो ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप ले लेता हूं। RF इज इक्वल टू IA अपॉन में R। तो देखो भाई घर्षण बल F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया मेरे पास, IA अपॉन में R का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 4। अगर आपसे घर्षण बल पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले से घर्षण बल का मान इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो F इज इक्वल टू ये आ गया है। अब देखो भाई F इज इक्वल टू IA अपॉन में R स्क्वायर, तो मेरे पास ये आ गया। अब समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 से अगर मैं देखूं इसमें, तो देखो भाई mg साइन थीटा है, F की वैल्यू ये जो आई है समीकरण 4 में, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ इसके स्थान पर। तो यहाँ तक की स्टेप्स को आप एक बार नोट करें, फिर अपन इस क्वेश्चन को आगे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो देखो भाई, यदि बल आघूर्ण टो हो, तो यहां तक अपन ले लिया था। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इक्वेशन 4 से F की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए आप। तो मैं कह सकता हूं समीकरण 4 से F का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 4 से F का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिएगा इक्वेशन क्या रूप आएगी, mg साइन थीटा माइनस F की जो वैल्यू आई है वो है IA अपॉन में R का स्क्वायर इज इक्वल टू MA। ये इक्वेशन मेरे पास आ रही है। यानी कि अब मैं इसे आगे सोल्व करता हूं तो देखिएगा mg साइन थीटा,
एफ की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर ही सकते हैं इस फॉर्मूले से, लेकिन मुझे पहले क्या प्रूफ करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है भाई। तो उसके लिए देखो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस आई ए अपॉन में आर का स्क्वायर। बस इस स्टेप को आगे बढ़ाए जाए, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में से मैं एम ए को कॉमन ले लेता हूं, तो एम ए कॉमन लेने का मीन्स है 1 प्लस आई एम आर का स्क्वायर। बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। अब लिखा जा सकता है तो फिर इसी में आगे आप देखिएगा, फिर से एन से एम को मैंने कैंसिल कर दिया है, यानी कि मेरे पास आ गया है जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए 1 प्लस आई अपॉन में एम आर का स्क्वायर। अब देखो, चूंकि i इज इक्वल टू क्या होता है, एम के का स्क्वायर भी होता है, घूर्णन त्रिज्या k है, तो इसलिए g साइन थीटा इज इक्वल टू ए 1 प्लस आई की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं आप, एम के स्क्वायर अपॉन में एम आर का स्क्वायर। अब इसके आगे अपन को मैथमेटिक्स सोल्व करते जाना है। एक बार आप इसे नोट करें, मैं इसे जब तक साफ करता हूं। देखिए यहां तक की इक्वेशन आई है। अब m से ये m कैंसिल आउट हो गया अपने पास, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बची है, g साइन थीटा इज इक्वल टू ए 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। इससे मेरे पास कैलकुलेशन हो गई है a की, तो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ये इक्वेशन और मेरे पास नहीं आ गई है, इक्वेशन 4 तक आ चुकी है, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास आ गई है 5। ये लो, न तल पर पिंड की लौटनी गति के लिए त्वरण का फॉर्मूला, त्वरण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला अपन ने ऐसे और डिराइव्ड अपन ने कर लिया है, यानी इस एक मेथड से और अपन ने इसको डिराइव कर लिया है। ये आपने देख लिया है। एक मेथड तो अपन ने पहले यूज किया था, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, वहां भी निकाला था अपन ने, वहां आपने वेग, त्वरण और समय तीनों राशियों को अपन ने ज्ञात किया था। लेकिन यहाँ इन्होंने गति के तरीके या कह सकते हैं बल और बल आघूर्ण के आधार पर ज्ञात करने के लिए कहा था, तो अपन ने उसी आधार पर यहाँ ज्ञात कर लिया a इज इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अगर आपके पास त्वरण कैलकुलेट हो गया है तो वेग ज्ञात करना तो आसान है, किससे, गति की तृतीय समीकरण से। गति की तृतीय समीकरण से आसानी से अपने पास क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अगर ये ऊंचाई h है और नत्तल की लंबाई मैंने क्या मान ली, s है, भाई ये जो नत्तल की लंबाई है ये कितनी है, s है। तो देखो भाई यहां मैं क्या देख सकता हूं, प्रारंभिक वेग तो 0 है, क्योंकि स्थिर अवस्था से गति प्रारंभ हो रही है उसकी। गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। देखो भाई v स्क्वायर ये तो मुझे कैलकुलेट करना है, u स्क्वायर की वैल्यू तो क्या है 0, तो ये लो भाई 0 का स्क्वायर, 2 a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, g साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और यहां है साथ में इनटू s। ये लो, इसी इक्वेशन को मैं अब लिख सकता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s g, s को यहां ले दिया मैंने, 2s g साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला अपने पास v स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी आ गया है, और ये इक्वेशन नंबर हो गई है 6। लेकिन ये इसके फॉर्मेट में नहीं चाहिए, इनको किस फॉर्मेट में चाहिए था, h के फॉर्म में चाहिए था। अब देखिएगा इधर ये ट्राइंगल है, गौर कीजिएगा, चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है, लंब हो गया है h, कर्ण इस समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि इसकी नत्तल की लंबाई जो कितनी है, s है, तो ये लो, या अब s साइन थीटा ये रहा मेरे पास, s साइन थीटा,
इसलिए एस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, एच। इसलिए देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू साइन थीटा। अगर मैं इसी इक्वेशन को यूँ लिख दूँ, जी को यहाँ कर दूँ, एस को यहाँ कर दूँ, तो देखो भाई एस साइन थीटा किसके इक्वल हो रहा है, एच के। तो 2gh अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ये लो, जो ये सिद्ध कराना चाह रहे थे इक्वेशन नंबर 7 में, वो अपन ने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। इति सिद्धम अपन कह सकते हैं इसमें, हैंस प्रूफ। इति सिद्धम हैंस प्रूफ, एक अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि अपन ने सोल्व कर लिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस क्वेश्चन को एज इट ऐसे कैसे एक बार आप नोट कर लें। क्वेश्चन का देखो तरीका चेंज हुआ है, फॉर्मूला वही डिराइव्ड हुआ है, लेकिन उसको जिस तरीके से इन्होंने पूछा है अपन ने उसी तरीके से उस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, हल करके अपन ने दे दिया है। यह एक अच्छा कॉन्सेप्ट अपने पास ये क्लियर हुआ है। अब अपन आगे क्वेश्चन नंबर 28 से अपन फिर बातें करेंगे। वहाँ एक क्वेश्चन और एक ऐसा है जहाँ पर भी इसी प्रकार की एक अच्छी वाली डेरिवेशन और होएगी। ये क्वेश्चन इस टाइप्स के हैं कि यहाँ देखो अपनी बुक के अंदर इनकी डेरिवेशन शामिल नहीं किए इन्होंने थ्योरी के रूप में, इनको क्वेश्चन के रूप में पूछा है। जैसे कि जड़त्वाघूर्ण के दोनों जो प्रमेय थे इनको भी इन्होंने क्वेश्चन के रूप में सिद्ध करवाया है।